हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट की। स्टूडेंट्स, डॉपलर्स इफेक्ट साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए परफॉर्म हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली जो डॉपलर्स इफेक्ट का ज्यादा एक्सप्लेनेशन या ज्यादातर स्टडी हम साउंड वेव में ही करते हैं। ठीक है ना। डॉपलर्स इफेक्ट लाइट वेव में एक छोटा सा पोर्शन है। ओके स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट को साउंड वेव में सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको मैं डीप में ज्यादा जाके रिपीट नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली डॉपलर्स इफेक्ट में लाइट वेव के लिए स्टडी करेंगे, क्योंकि साउंड वेव की स्टडी आपने कर रखी है। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली डॉपलर्स इफेक्ट है वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? वो फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनाई देती है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं। सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की है वो उस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस वेरिएशंस की बात कर रहा हूं जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, जिसे कहते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है ना, वो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। जब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों के बिटवीन में जब कोई रिलेटिव मोशन हो, ठीक है, तो वहां पे डॉपलर्स इफेक्ट परफॉर्म होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको और बेटर समझ में आएगा साउंड के केस में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहां कहीं पे एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है रामलाल। ठीक है, ये स्टेशनरी है या आप कह सकते हो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहां कहीं पे एक कार है जो कि आपकी क्या है, BMW। ठीक है, इस तरीके की। अब वो कुछ वेलोसिटी v के साथ स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। यहां पे ये अप्रोच कर रही है। ठीक है, BMW जो कार है ये कुछ यहां से साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड है। अब स्टूडेंट्स, जब ये BMW या आप कह दीजिए सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर को अप्रोच करेगी, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी उसको आप कहोगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल है। जब कोई भी कार आपको अप्रोच करती है, आपकी तरफ आती है, तो आपको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हाई पिच। लेकिन जैसे ही ये आपकी महंगी वाली BMW कार कुछ वेलोसिटी v से, यानी कि सेम वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी भी यहां पर सेम है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दोनों ही केस में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मैंने क्या कहा, सेम है। लेकिन जैसे ही ये कार आपसे दूर जाती है तो आप नोटिस करते हो कि अब आपको सुनाई देने वाली जो फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने कहा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, अब वो लो पिच हो गई, मतलब वो फ्रीक्वेंसी लो हो गई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में होने वाले इस वेरिएशन को आप डॉपलर्स इफेक्ट में स्टडी करते हो, और फ्रीक्वेंसी में इस तरह का वेरिएशन आपको तभी देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर में रिलेटिव मोशन होगा। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है और यहां पे कहीं पे कोई कुछ भी है, मतलब लाउड स्पीकर मान लीजिए, ठीक है, जिसको आप सोर्स कह सकते हो। ठीक है, जिसने क्या किया है, साउंड को प्रोड्यूस किया है। अगर स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी भी 0 है और इसकी भी वेलोसिटी 0 है, तो पर सेकेंड इसके पास पहुंचने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी या जो वेव होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रही बात? स्टूडेंट्स, ये बंदा यहां पे खड़ा है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है और इसकी वेलोसिटी भी 0 है, तो यहां से जो प्रोड्यूस होने वाली साउंड है लाउड स्पीकर से, वो कंटिन्यू कांस्टेंट रहेगी। सपोज करो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है वो 100 हर्ट्ज है, लेकिन इसको सुनाई देने वाली 75 हर्ट्ज है, लेकिन वो 75 हर्ट्ज कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है, कोई वेरिएशंस नहीं आ रहे, इसका मतलब कि यहां पे डॉपलर्स इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बंदे को
यानी कि रामलाल को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यू वेरिएशन आना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि यहां पे डॉपलर्स इफेक्ट परफॉर्म हुआ है। और डॉपलर्स इफेक्ट तभी परफॉर्म होगा जब रिलेटिव मोशन होगा। यहां पे देखिए दोनों की वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है, ठीक है ना। तो दोनों की वेलोसिटी जीरो होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर जीरो मिलती है। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो डॉपलर्स इफेक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऐसे केस आपने और देखा होगा स्टूडेंट्स, यहां पे अगर सपोज करो दोनों ही मतलब कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों ही सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो भी इनके बिटवीन की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में भी यहां पर भी डॉपलर्स इफेक्ट परफॉर्म नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये डिस्कशन मैंने जस्ट साउंड वेव के लिए किया था कि आपको क्लियर हो जाए कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो मैं डॉपलर्स इफेक्ट की डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। The variation in apparent frequency, ठीक है, ड्यू टू relative motion between observer and source, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज कॉल्ड, दिस इफेक्ट या दिस फिनोमेना आप लिख लीजिए, is called Doppler's effect. Doppler's effect. स्टूडेंट्स, यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ठीक है। और स्टूडेंट डॉपलर्स इफेक्ट में यूजुअली जो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना, डॉपलर्स इफेक्ट में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस माइनस वी नॉन डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, ये साउंड वेव में सर ने आपको एक्सप्लेन किया होगा। हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एफ डैश क्या है, एफ डैश है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम जाएंगे स्टूडेंट्स लाइट वेव के लिए भी, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पे है v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है। v नॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है एंड जो vs है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें कब प्लस साइन यूज करना है, कब माइनस साइन यूज करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखो स्टूडेंट्स, यहां पे सपोज करो ये जो फॉर्मूला है मैंने इस तरीके से लिख दिया, एफ डैश इक्वल टू एफ वी माइनस वी नॉन वी माइनस वी एस, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को आगे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। होप कि फ्रेंड्स आपने इसको नोट कर लिया होगा, और नहीं किया तो जल्दी से करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूं और फिर हमारे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ये मान लेते हैं कि ये सोर्स है और इसको मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं कैसे सॉल्व करने हैं और कब प्लस साइन यूज करना है और कब माइनस साइन। स्टूडेंट्स, एक काम करिए, आप ना सोर्स को, एक पुलिस और चोर का जो केस है हमने बचपन में पढ़ा है, हमने खेला है, भाई मैं पुलिस वाला हो गया तो चोर हो गया, इस तरीके के गेम हम बचपन में खेला करते थे। उसी के बेस पर एक एग्जांपल में यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। आप एज्यूम कर लो कि जो ये सोर्स है वो पुलिस वाला बंदा है कोई, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है उसको आप एज्यूम कर लो कि वो चोर है। क्या है? चोर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहां से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर सपोज करो कि सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे कुछ वेलोसिटी vs के साथ और v नॉन इक्वल टू 0 है। अगर ध्यान से देखो, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब पुलिस वाला चोर को पकड़ने जा रहा है और चोर रुका हुआ है। देखो, पुलिस वाले के लिए बहुत अच्छी बात है ना, पुलिस वाले के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर वो इसको पकड़ लेगा तो इसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, और चोर तो पिटने ही वाला है। तो ऐसे केस में सोर्स के लिए सब कुछ क्या है? सोर्स के लिए सब कुछ पॉजिटिव है। तो बस अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डैश इक्वल टू एफ वी, और वी नॉन की वैल्यू 0 है, वी माइनस वीएस, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आप ये वाली वैल्यू उठाकर यहां पर रखोगे तो कोई साइन में चेंजेस ही नहीं होगा। जब कोई साइन में चेंज नहीं होगा तो यहां पर माइनस साइन आने वाला है। सेकंड केस देखते हैं। ये सोर्स है, ठीक है, और ये है ऑब्जर्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिएगा, अभी भी ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और ये है आपका सोर्स। अब स्टूडेंट समझो बात को, चोर तो यहां बैठा है, ठीक है, चोर यहां बैठा है, और जो सोर्स है वो पुलिस वाला है। पुलिस वाला चोर से दूर जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। सोर्स मतलब पुलिस, पुलिस चोर से दूर जा रही, इसका मतलब कि पुलिस वाले के लिए सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। पुलिस वाला, उसका ना डिमोशन होना है, उसकी रैंक ना घट जानी है। क्यों घट जानी है? क्योंकि वो चोर से दूर जा रहा है, वो चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा, उसका जो सीनियर होगा उसको जॉब से निकाल देगा। यानी सब कुछ इसके लिए नेगेटिव है, यानी कि वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस केस में? तो देखो, माइनस वीएस की वैल्यू यहां रखो, माइनस वीएस की वैल्यू जब आप यहां रखोगे तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। देखो, माइनस साइन ऑलरेडी है, और जब माइनस वीएस वहां रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर यह फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और केस देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये मान लेता हूं मैं सोर्स है जो कि कुछ वेलोसिटी वीएस के साथ इधर चला, और ये ऑब्जर्वर है, और ये कुछ वेलोसिटी वी नॉन के साथ ऐसे चल रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे चोर ऑब्जर्वर है, पुलिस वाला सोर्स है। स्टूडेंट्स, ये जो सोर्स है पुलिस वाला है, पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, क्योंकि चोर यहां पर है और पुलिस वाला भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब पुलिस वाले के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, पकड़ लेगा, प्रमोशन हो जाएगा, बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन आप सोचो, चोर ना पुलिस वाले की तरफ जा रहा है, चोर पुलिस वाले की तरफ जा रहा है, बहुत पिटेगा, पकड़ा जाएगा, बहुत पिटेगा, पुलिस वाला बहुत मारेगा इसको, मैं सही कह रहा हूं। और जब ये पिटेगा मतलब इसके लिए सब कुछ नेगेटिव है। तो ऐसे केस में अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ, वी नॉन की वैल्यू नेगेटिव है, तो मतलब कि यहां पे प्लस साइन आ जाएगा ना, माइनस साइन ऑलरेडी है, और ये भी माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे होगा v माइनस वीएस। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? एक और केस देखते हैं।
अब सपोज करो यहां पे कि ये सोर्स है, कुछ वेलोसिटी vs के साथ जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ये कुछ वेलोसिटी v नॉन के साथ चल रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे बहुत अच्छी बात हो रही है, ये पुलिस वाला चोर के पीछे भाग रहा है, चोर भी पुलिस वाले से दूर भाग रहा है, मतलब चोर पकड़ा नहीं जाएगा, चोर पकड़ा नहीं जाएगा, वो दूर भाग रहा है, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है, ये पॉजिटिव काम कर रहा है। लेकिन ये जो सोर्स है ना, ये भी पीछे लगा ही है पुलिस वाला कि मैं तेरे को पकड़ ही लूंगा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। अच्छा भाई, अच्छी कोशिश है, लगा रहे तू, वेरी गुड, तेरे लिए भी सब कुछ पॉजिटिव है, मेहनत कर रहे तू। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, तो एफ इक्वल टू देखो v, और v नॉन की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब यहां पे आप रखोगे साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। vs की वैल्यू भी पॉजिटिव है, साइन यहां पर पुट अप करोगे, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हो गया अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे और भी फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन होके यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कब पॉजिटिव साइन लेना है और कब नेगेटिव साइन लेना है। आपको इन दोनों पॉइंट से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारे केस बनेंगे, लेकिन इतना एनफ है आपको समझने के लिए। इवन आपने साउंड वेव में स्टडी कर रखा है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट में लाइट वेव के लिए, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट वेव। देखो स्टूडेंट्स, सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पे आपको पता है कि सी का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज आप कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इस तरीके से आप कह सकते हो। कहां पे ये स्पीड होती है, ये स्पीड होती है वैक्यूम में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर केस है, ये केस है, ऑब्जर्वर अप्रोच द स्टेशनरी सोर्स, यहां पे ज्यादा केस नहीं है, 2 केस पढ़ेंगे अपने। ऑब्जर्वर अप्रोच द स्टेशनरी सोर्स, ये केस है। ऐसे केस में क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है और अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी सोर्स को, इसका मतलब कि जो सोर्स है Vs, उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, v नॉन इक्वल टू, मैं v लिख देता हूं, ठीक है। और इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये v क्या था, स्पीड ऑफ साउंड थी, अब मैं स्पीड ऑफ लाइट c लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अप्रोच करने का मतलब क्या होता है कि सोर्स यहां पर खड़ा है और ऑब्जर्वर कुछ वेलोसिटी v के साथ सोर्स की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसे केस में अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। देखो एफ डैश यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सी। अब स्टूडेंट्स एक बार फिर से चोर पुलिस का गेम खेलते हैं हम। ये वाला हो गया पुलिस, ये हो गया चोर। स्टूडेंट्स जो चोर है ना, वो सामने से चल के जा रहा है पुलिस वाले के पास। अब समझ सकते हैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है वो। चोर पुलिस वाले की तरफ जा रहा है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, यहां पर नेगेटिव होने वाली है। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा c, और v नॉन इक्वल टू क्या है, ये v नॉन इक्वल टू था, तो ये हो जाएगा -v, यानी कि c प्लस v। vs की वैल्यू तो 0 है और यहां हो जा रहा है c, ठीक है। तो स्टूडेंट्स f डैश इक्वल टू f c बाई c
और v बाई सी, इस तरीके से अगर मैं सेपरेट कर दूं तो एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा एफ 1 प्लस v बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ apparent frequency। केस आपके सामने है, कब? ऑब्जर्वर अप्रोच द स्टेशनरी सोर्स। स्टूडेंट्स, apparent वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा वो भी फाइंड आउट करते हैं हम यहां से। देखिए, एफ डैश की जगह पर आप लिख सकते हैं सी बाई लैम्बडा डैश, एफ की जगह पर लिख सकते हैं सी बाई लैम्बडा, 1 प्लस वी बाई सी लिख सकते हैं आप। सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पे जो रिमेनिंग डेटा है वो होगा 1 बाई लैम्बडा डैश, 1 बाई लैम्बडा, 1 प्लस वी बाई सी। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला मैं क्लीन कर देता हूं, फिर बाद में इसको देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये हो जाना है लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा डैश 1 प्लस वी बाई सी, लैम्बडा अपॉन 1 प्लस वी बाई सी इक्वल टू लैम्बडा डैश। ये वाला पूरा टर्म अगर ऊपर जाएगा तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस वी बाई सी माइनस 1 इक्वल टू लैम्बडा डैश, और लैम्बडा डैश इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा 1 माइनस वी बाई सी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये हो गई आपकी अपैरेंट वेव लेंथ। ठीक है, लैम्बडा डैश क्या है? अपैरेंट वेव लेंथ। कब ऐसा होगा? जब ऑब्जर्वर अप्रोच करेगा स्टेशनरी सोर्स को, तो वहां पे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला होगा और अपैरेंट वेवलेंथ का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं हम यहां पे। फॉर्मूले से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वेवलेंथ कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी के लिए यहां प्लस साइन आया, वेवलेंथ के लिए यहां पर माइनस साइन आया। बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग गए स्टूडेंट्स, तभी हमें स्टेप मिला है। बायनोमियल थ्योरम आपको पता है, बहुत बार हमने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, अब मैं इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए, यहां पर लैम्बडा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा वी बाई सी, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इधर आएगा तो इक्वल टू माइनस लैम्बडा वी बाई सी। स्टूडेंट्स, ये वाला टर्म हो जाएगा चेंज इन लैम्बडा, ये लैम्बडा डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू माइनस वी बाई सी। इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इक्वल टू माइनस वी बाई सी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और रिलेशन यहां से आपको ध्यान में रखना है। यहां से अगर स्टूडेंट्स यहां से हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगी चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको यही स्टेप मिलेगा। एफ डैश इक्वल टू क्या है? एफ, एफ अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एफ प्लस एफ इंटू वी बाई सी। ठीक है, तो आपको क्या मिला? चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई सी। इस तरीके से। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, तो आपको यहां मिलेगा चेंज इन लैम्बडा, या इस तरीके से भी लिख सकते हो, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड चेंज इन वेवलेंथ, है ना, या आप कह सकते हो कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव वेवलेंथ के बिटवीन में ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसे आप एक बार अच्छे तरीके से नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे और एक नया केस देखते हैं। यहां पे ऑब्जर्वर मूव अवे, ठीक है ना, मूव अवे द स्टेशनरी सोर्स। स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है आपका ऑब्जर्वर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहां पे क्या होने वाला। सबसे पहले तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश इक्वल टू सी माइनस वी नॉन एंड
सी माइनस वी एस। ठीक है, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब इस केस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। केस के अकॉर्डिंग यहां पर ये सोर्स हो गया जिसकी वेलोसिटी 0 है, और स्टूडेंट्स ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वर का। ठीक है, जो क्या जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, मतलब कि V नॉन इक्वल टू V। देखो स्टूडेंट्स, फिर से चोर पुलिस का एक गेम खेल लेते हैं। सोर्स आपका पुलिस है, ऑब्जर्वर आपका चोर है। चोर दूर जा रहा है ना, चोर दूर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब चोर के लिए सब कुछ तो पॉजिटिव हो गया ना, चोर के लिए सब कुछ पॉजिटिव है, पकड़ा नहीं जाएगा, पुलिस वाला उसे पकड़ेगा नहीं, इसके लिए ये सब कुछ क्या होने वाला है, इसके लिए पॉजिटिव। तो अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो यहां से। तो एफ डैश इक्वल टू एफ सी माइनस वी अपॉन सी। सी वी नॉन के प्लेस पर वी रखोगे तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। वीएस की वैल्यू 0 है, तो आपको क्या डेटा मिलेंगे, एफ डैश इक्वल टू एफ, है ना, ब्रैकेट सी माइनस वी अपॉन सी। तो एफ डैश इक्वल टू एफ, ठीक है, 1 माइनस वी बाई सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। एफ डैश इक्वल टू एफ माइनस एफ वी बाई सी, तो ये हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ अपॉन में एफ माइनस वी बाई सी हो जाएगा, और ये आएगा स्टूडेंट्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस वी बाई सी। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करूं तो एफ डैश की जगह पर आप लिख सकते हो सी बाई लैम्बडा डैश, एफ की जगह पर आप रख सकते हैं सी बाई लैम्बडा। ठीक है, और 1 माइनस वी बाई सी, तो सी से सी कैंसल आउट, 1 बाई लैम्बडा डैश और 1 बाई लैम्बडा, 1 माइनस वी बाई सी। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से स्टूडेंट्स अपैरेंट वेवलेंथ निकालूं, जैसे कि ये क्या था, ये फॉर्मूला है अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अगर मैं यहां से अपैरेंट वेवलेंथ निकाल लूं स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा लैम्बडा डैश इक्वल टू लैम्बडा 1 प्लस वी बाई सी। स्टूडेंट्स, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया। लास्ट डेरिवेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लास्ट केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये हो गया अपैरेंट वेव लेंथ का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस केस में आपको मिलेगा लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इक्वल टू वी बाई सी। तो यहां पर आएगा चेंज इन लैम्बडा डिवाइडेड बाई लैम्बडा इक्वल टू वी बाई सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इस बार भी आपको यही मिल रहा है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी माइनस चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। लास्ट केस में भी यही रिलेशन आपको मिला था, चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू चेंज इन लैम्बडा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लैम्बडा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको मिल गया था। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, फाइनली आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आप तो दोनों ही केस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तब ओके फ्रेंड्स, देखिए दोनों केस का जो कंक्लूजन आया है वो ये आया है फाइनली, चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी। इसी तरीके से चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्लस माइनस वी बाई सी, एंड चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, सॉरी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इक्वल टू माइनस चेंज इन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा।
तो ये रिलेशन आपको फाइनली मिलता है। ठीक है, दोनों केस के कंक्लूजन्स आपको फाइनली यहां पर ही मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं कि रेड शिफ्ट क्या होता है और ब्लू शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ठीक है, या डॉपलर शिफ्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं आप? डॉपलर शिफ्ट। लेकिन हम बात करेंगे रेड शिफ्ट की। रेड शिफ्ट क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, जब सोर्स, या आप इस तरीके से लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, देन, फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। उस टाइम पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड जो अपेरेंट वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इज इंक्रीज। ठीक है, अपेरेंट वेवलेंथ क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब इस तरीके से होता है तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, सो दैट spectrum of radiation is shift। देखो वेवलेंथ बढ़ रही है स्टूडेंट्स, अपेरेंट वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो सो दैट स्पेक्ट्रम रेडिएशन इज शिफ्ट टुवर्ड्स रेड कलर, is toward red color। This shift is called red shift। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? This shift is called red shift। बहुत इजी बात है, यहां पे कही गई है। आपको अगर आपने एक बार पढ़ा तो भी आपको याद रह जाएगा। ऑब्जर्वर दूर जाएगा सोर्स से तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो अपेरेंट वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो स्पेक्ट्रम रेडिएशन क्या होगा? शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द रेड कलर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही तो आप किस कलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हो? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। तो इस वाले शिफ्ट को क्या बोलेंगे हम? रेड शिफ्ट। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें ब्लू शिफ्ट की, कुछ बुक में वायलेट शिफ्ट लिखा होता है, लेकिन मोस्टली बुक में ब्लू शिफ्ट लिखा होता है। इसमें क्या होता है? व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स अप्रोच ईच अदर, observer and source approach each other, then apparent frequency is increase and apparent wavelength स्टूडेंट्स वो डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि रिलेशन आपको पता है। ठीक है, वेवलेंथ इज डिक्रीज। तो ऐसे केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, सो दैट द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन
spectrum of radiation shift towards blue color, ठीक है। This shift is called blue shift। कितना इजी है ना। This shift is called blue shift। ये होता है आपका रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है और इवन इनके बेस पर एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से याद रखना है और आप इसको नोट करो। और उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इन केस ऑफ लाइट वेव, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन, डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से हम सन का जो रोटेशन है ना, वो पता कर सकते हैं। डिटरमाइन द रोटेशनल मोशन ऑफ सन, ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी क्या होगी, ठीक है। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी बाय स्पेक्ट्रल शिफ्ट की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सैटेलाइट को हम ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैकिंग द सैटेलाइट, और मेडिकल सिस्टम में भी इनका यूज है, इन मेडिकल साइंस, ठीक है। मेडिकल साइंस में भी कहां पर यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इन इकोकार्डियोग्राम और सोनोग्राफी, इन इकोग्राम एंड सोनोग्राफी एटसेट्रा। एरोप्लेन और सबमरीन की जो लोकेशन है उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ मूविंग एरोप्लेन एंड सबमरीन, है ना। क्या कर सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड लीजिए, फाइंड स्पीड ऑफ मूविंग एरोप्लेन एंड सबमरीन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डॉपलर्स इफेक्ट के इन केस ऑफ लाइट वेव। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इवन इसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूंगा, उसके कुछ एग्जांपल यहां पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका एक टॉपिक अभी पेंडिंग है वेव ऑप्टिक्स में, वो है रिजॉल्विंग पावर एंड रिजॉल्विंग लिमिट, उसको भी हम आगे के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।